मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का डाटा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाटा का हेडिंग जेनेटिक डिजीज है अर्थात आनुवांशिक रोग है। यहाँ पे ये समझना काफ़ी जरूरी है कि आनुवांशिक और आनुवांशिकता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक हल्की परिभाषा का निर्माण किया है जो इस प्रकार से है। आनुवांशिकता किसे कहा जाता है, तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विभिन्न लक्षणों का संचालन होता है उसे हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार आनुवांशिक लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारणों का अध्ययन हम किस विषय में करते हैं, तो जेनेटिक्स में करते हैं। लेकिन यहाँ समझने की आवश्यकता यह है, इस जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आनुवांशिकी कहा जाता है। अर्थात आनुवांशिकता और आनुवांशिकी दो अलग अलग पहलू हैं। इसे समझने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। जब तक ये दो पॉइंट को आप ना समझेंगे, जेनेटिक डिजीज से संबंधित प्रश्न का निदान सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा किया गया। जनरली जब बच्चे इसे याद करते हैं तो वाटसन को तो याद कर लेते हैं, लेकिन वर्ष की तरफ फोकस नहीं करते हैं। अर्थात 1905 में डब्ल्यू वाटसन ने एक शब्द का निर्माण किया जिस शब्द को आनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में जीन शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो जोहानसन के द्वारा किया गया। जोहानसन ने जीन शब्द का निर्माण किस वर्ष किया था, तो 1909 में किया था। वर्ष से संबंधित यदि परीक्षा में कोई प्रश्न आते हैं, यदि विकल्प में 1905 या 1909 है, तो यह मान के चले कि प्रश्न 1905 को ही आंसर मानेगा या 1909 को ही आंसर मानेगा। ऐसी स्थिति लगभग 70% प्रश्न के साथ होती है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। लेकिन ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किए गए थे वो किस पौधे पे किए गए थे, तो मटर पे किए गए थे। लेकिन ग्रेगर मेंडल का संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा, आनुवांशिकता में कई प्रकार की विभिन्नताएं होती है जिसे क्रमशः दो भागों में बांटा जाता है, अवंशगतिक और वंशागतिक। अवंशागतिक विभिन्नताएं ऐसी विभिन्नताएं होती है जो वातावरण के कारक के कारण प्रभावित होती है। जैसे यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई पहलवान का संतान पहलवान ही हो जाए, किसी साहित्यकार का संतान साहित्यकार ही हो जाए। अर्थात आसपास का जो वातावरण है उससे प्रभावित होकर कुछ विभिन्नताएं आ जाती है। वैसी विभिन्नताओं को अवंशागतिक विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। लेकिन वंशागतिक विभिन्नताएं क्या है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार चलती रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलती रहे, वैसी विभिन्नताओं को वंशागतिक विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जीनोटाइप क्या है। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को हम किस नाम से जानते हैं, तो जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। लगातार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक उसी प्रकार फिनोटाइप क्या है, तो जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। इसी क्रम में यह समझने की आवश्यकता है, पूर्वजता जिसे एटाविज्म के नाम से जाना जाता है। संतान के कई बार ऐसे होते हैं कि संतान के जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से नहीं मिलते हैं, लेकिन
घर में दादा दादी या नाना नानी के से संबंधित लक्षण जो होते हैं वो संतान में आ जाते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वजता या अटलिज्म के नाम से जानते हैं। जब तक इतने बिंदु पे आप काम न करेंगे तब तक जेनेटिक से संबंधित प्रश्न का समाधान सही ढंग से ना होगा। जो टॉपिक है जेनेटिक डिजीज, अब हम उस पे आ रहे हैं, जिस क्रम में जो पहला डिजीज है जिससे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस डिजीज को हम वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के रोगी किस रंग का पहचान करने में अक्षम हो जाते हैं? तो लाल और हरा का पहचान करने में वो अक्षम हो जाते हैं। साथ ही साथ सामान्यतः कलर ब्लाइंडनेस रोग पुरुषों में ही पाया जाता है। इसके लक्षण महिलाओं में काफी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता यह है, इस रोग का वाहक कौन होता है? तो इस रोग का वाहक वुमेन अर्थात स्त्रियां होती हैं। जब दोनों गुणसूत्र बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग की संभावना होती है। यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जो समाज में कई लोगों को देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंट रोग है जिसे हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। इस रोग में सामान्यतः रक्त का बहाव अर्थात रक्त जो है वो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। यह रोग भी अधिकांशतः या यूं समझ लें पुरुषों में ही होता है और इस रोग के वाहक कौन होते हैं? तो स्त्रियां होती हैं। जब स्त्रियों में यह रोग तभी हो सकता है जब उनकी गुणसूत्र प्रभावित होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हीमोफीलिया रोग जो है वो महिलाओं में हो सकता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेल्डन के अनुसार यह रोग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया जो थी उनसे यह रोग प्रभावित हुई। वर्तमान में भी इस राजघराने की कई महिलाओं में ऐसे रोग पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और जेनेटिक रोग है जिसे टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः यह रोग किसमें होता है? तो स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होगा जब उनकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 45 अर्थात 45 होगी। इस रोग में शरीर अविकसित हो जाता है तथा कद जो है वो काफी छोटा हो जाता है तथा आंखें भी काफी छोटी छोटी हो जाती है। इसी क्रम में एक और रोग ऐसा है जिससे परीक्षा में लगातार प्रश्न आते हैं। उस रोग को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस रोग का दूसरा नाम क्या है? तो मंगोलोइड जो है इस रोग का दूसरा नाम है। इस रोग में सामान्यतः शरीर की बनावट अनियमित हो जाती है, व्यक्ति मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है, साथ ही साथ जीभ मोटी हो जाती है और आंखें तिरछी अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट जेनेटिक डिजीज है जिसे हम पटाउ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसमें ऊपर के ओठ जो होते हैं वो कट जाते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति मंद बुद्धि के साथ साथ नेत्र रोग से प्रभावित हो जाता है। इसी क्रम में एक और रोग है जिसे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह रोग भी सामान्यतः पुरुषों में होता है। जब पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पुरुषों में क्लीनेफेल्टर नामक सिंड्रोम की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे पुरुष नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं तथा उनमें कई प्रकार की विकृति आ जाती है। उनकी शरीर की बनावट लगभग स्त्रियों के शरीर के बनावट से मिलती जुलती है। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जाते जाते शाखा
शाखा से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, शाखा से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। आज के लिए बस इतना ही। डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले संडे को अपना एक नया डाटा के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक व्यस्त रहें, कम पढ़ें, मन से पढ़ें।